नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी अखबार का बड़ा खुलासा, गलवान झड़प में मारे गए थे 60 चीनी जवान। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच रिश्ते इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। कारण है सीमा विवाद को लेकर झड़प। अब लद्दाख के गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जवानों के साथ 15 जून को हुई झड़प में 40 से 45 नहीं बल्कि 60 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गलवान में हिंसा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर हुई थी, जिसमें चीनी सेना पूरी तरह नाकाम रही। रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि चीन अपनी विफलताओं से और ज्यादा क्रोधित है। ऐसे में उसके दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं। इस हार से बौखलाए राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी फौज में विरोधियों को बाहर करने और अपने वफादारों को बड़े पदों पर बैठा सकते हैं। जिनपिंग इस हार से भारत के खिलाफ बड़े कदम उठाने के लिए भी उत्तेजित हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सीमा पर तनाव और बढ़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी बड़ी सौगात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के खंड 1 और 2 बुलेट संयंत्रों का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका और चंपारण जिले के लिए 2 एलपीजी बाटलिंग संयंत्र शामिल हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गैस पाइपलाइन परियोजना से बिहार में उर्वरक, बिजली और इस्पात क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात प्रणाली का भी लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विमानों में फोटो खींचना, वीडियो बनाने पर छूट पर ऐसे उपकरणों पर रोक जिनसे अव्यवस्था फैले, डीजीसीए। जी हां दोस्तों, विमानन नियामक यानी कि डीजीसीए ने रविवार को साफ किया है कि यात्री विमान के अंदर फोटो ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। हालांकि वे ऐसे रिकॉर्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे अफरा तफरी हो, उड़ानों का परिचालन बाधित हो, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो या फिर चालक दल के सदस्यों द्वारा वह प्रतिबंधित हो। इससे पहले शनिवार को नियामक ने कहा था कि अगर किसी को विमान के अंदर फोटो लिए हुए पाया जाता है, अनुसूचित उड़ान को 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले नागरिक विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो की एक चंडीगढ़ मुंबई उड़ान के दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन और सामाजिक दूरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एयरलाइन से उपयुक्त कार्यवाही करने को कहा था। उस उड़ान में अभिनेत्री कंगना रनावत थी। हालांकि दोस्तों डीजीसीए ने रविवार को साफ कर दिया है कि विमान के अंदर आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, बशर्ते आपके कैमरे इतने बड़े नहीं होने चाहिए जो कि दूसरे लोगों को परेशानी पहुंचाए या फिर जो चालक दल है उसके द्वारा प्रतिबंधित हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कब से मिल पाएगी इस महामारी की वैक्सीन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खिलाफ वैक्सीन अगले साल 2021 की शुरुआत में आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को यह बात कही। हालांकि कोई तारीख अभी तक तय नहीं है, लेकिन वैक्सीन 2021 के शुरुआत में तैयार हो जाएगी। हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और उच्च जोखिम जगहों पर काम करने वाले लोगों को इस महामारी के टीकाकरण के आपातकालीन प्राधिकरण पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सहमति बनने के बाद किया जाएगा। इस महामारी के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह इस पर एक विस्तृत रणनीति तैयार कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे टीके लगाए जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होगी सरकारी नौकरियां, यूपी सरकार ने बनाया नया प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में बड़ा बदलाव करने पर योगी सरकार विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें अनुमय सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे और 5 साल पूरे होने पर छटनी में बचे लोगों को ही मौलिक नियुक्तियां मिल सकेगी। दोस्तों शुरुआत में ये बदलाव समूह व समूह की भर्ती प्रक्रियाओं में किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू, इस महामारी की दवा जल्द आने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने कहा है कि इस महामारी का टीका विकसित करने के लिए ब्रिटेन में ट्रायल को बहाल कर दिया गया है। औषधि क्षेत्र के नियामक MHRA द्वारा ट्रायल को महफूज बताए जाने के बाद यह ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों ट्रायल के दौरान एक मरीज
की तबीयत बिगड़ने के बाद इसे रोक दिया गया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वे चिकित्सा से जुड़ी सूचनाओं का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन यह बात सही है कि स्वतंत्र जांच में ट्रायल को सुरक्षित बताया गया है। यानी कि एक बार फिर से ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है और दूसरे चरण की ट्रायल जारी रहेगी। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि इस महामारी की वैक्सीन जल्द ही मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कंगना रनावत वर्सेस शिवसेना। राज्यपाल से मिलने पहुंची कंगना रनावत। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है उस पर बाद में बोलूंगा, पर खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझें। जी हां दोस्तों, अपना दफ्तर तोड़े जाने के 4 दिन बाद रविवार को कंगना रनावत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उनके साथ बहन रंगोली भी थी। यह मुलाकात राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के करीब 2 घंटे बाद हुई। वहीं दोस्तों, राज्य की जनता को दिए संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कंगना का नाम लिए बगैर कहा कि राज्य में चल रही राजनीति पर वो अभी नहीं बाद में बोलेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साइक्लोन आते रहेंगे और वो उनका सामना करते रहेंगे। वहीं राज्यपाल से मिलने के बाद कंगना ने कहा कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया उसके बारे में मैंने राज्यपाल से बात की। मुझे उम्मीद है कि मामले में मुझे न्याय मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पूरे 20 साल बाद सपना हुआ साकार। अब साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा लद्दाख। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान में 20 साल पहले देखा गया सपना पूरा होने जा रहा है। अब लद्दाख को साल भर देश से जोड़े रह पाना संभव हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, रोहतांग पास के नीचे से निकलने वाली टनल के शुरू होते ही लद्दाख तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता भी खुल जाएगा। ये रास्ता होगा मनाली से हिमाचल के दरचा सिंकुला पास से होते हुए लद्दाख की झांस्कार वैली से। दोस्तों, इस रास्ते में बर्फबारी कम है और ज्यादातर रास्ता नदी के साथ साथ चलता है, इसलिए ये इकलौता ऐसा रास्ता होगा जिसके जरिए भारी बर्फबारी में भी लेह और कारगिल का सड़क मार्ग खुला रहेगा। इस रास्ते पर आने वाले इकलौते पास सिंगुला पर टनल बनाने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें 3 साल का समय लगेगा। लेकिन इस टनल के बनने से पहले ही ये रास्ता लद्दाख के लिए तीसरा रास्ता बनने को तैयार है। यानी कि दोस्तों, अब आप सर्दियों के मौसम में भी लद्दाख जा सकते हैं, जिस वक्त वहां भारी बर्फबारी होती है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत में हर रोज यह महामारी नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत में पिछले लगभग 10 दिनों से लगभग हर रोज 1 लाख के करीबन मरीज सामने आ रहे हैं। अभी की बात की जाए तो इस वक्त इस महामारी के मामले भारत में 48 लाख को पार कर गए हैं। साथ ही मरने वालों की संख्या 79,000 को पार कर गई है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 10 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। दोनों ही राज्यों में 5 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन तीनों राज्यों के बाद में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, गुजरात, केरला, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों इन तमाम राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,87,00,000 को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 9,20,000 को पार कर गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 65 लाख से ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 43 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद में दोस्तों रशिया, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, ईरान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार हुआ शख्स की है 3 शादियां। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन पर धमकी देने के आरोप में साहिबगंज पुलिस ने बिहार के पूर्णिया से एक शख्स को धर दबोचा है। धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क कर सहयोग करने की अपील की थी। इस पर झारखंड के वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने साहिबगंज पुलिस को इस काम का जिम्मा सौंपा, जिस पर साहिबगंज पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए धमकी देने वाले शख्स को लोकेशन के आधार पर बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार
शख्स ने किसी भी व्यक्ति को धमकी देने के आरोप को झूठा बताते हुए यह बात कबूल की है कि 4 सितंबर को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सुशांत सिंह राजपूत केस में सही जांच करने की मांग की थी। पुलिस इस शख्स के बारे में कई आपराधिक इतिहास बता रही है कि यह शातिर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है। उन्होंने अब तक 3 शादियां कर रखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने की पाकिस्तान की तारीफ, कहा इस महामारी के मामलों में दुनिया को इनसे सीखना चाहिए। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान की तारीफ की है। WHO चीफ टेड्रोस एडनहोम ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उन देशों में से एक है जिनसे दुनिया को सीख लेने की जरूरत है। एडनहोम ने इस महामारी के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की रणनीति का समर्थन भी किया। WHO चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इस महामारी वायरस के रोकथाम के लिए पिछले कई साल में पोलियो के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचे का सहारा लिया। WHO प्रमुख ने देश के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी प्रशंसा की। इन कार्यकर्ताओं को पोलियो के लिए घर घर जाकर बच्चों का टीकाकरण करने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने पोलियो कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल निगरानी, कंटेंट ट्रेसिंग और देखभाल के लिए किया। इस कारण देश में इस महामारी के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश में क्या रहे मौसम के हालात, साथ ही अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान भी। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर मानसून का व्यापक प्रदर्शन दिखा है। इन भागों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, गुजरात के दक्षिणी भागों, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटों की, तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी भागों, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की नई कीमतें हो गई है जारी। जी हां दोस्तों, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर देती हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दोस्तों बात की जाए राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर रही है। दोस्तों आप दिल्ली के अलावा अगर किसी और राज्य के पेट्रोल डीजल के भाव जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सब्जियों का दाम पहुंचा आसमान में, टमाटर 80 तो शिमला मिर्च बिक रही है 100 रुपए के पार। जी हाँ दोस्तों, रसोई की बेसिक चीजें माने जाने वाली आलू, टमाटर, प्याज के दामों में आगे बढ़ने की होड़ सी मची हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों प्याज, आलू दोनों 40 रुपए प्रति किलो से ऊपर मिल रहे हैं। साथ ही टमाटर की बात की जाए तो टमाटर 80 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। दोस्तों राष्ट्र राजधानी दिल्ली में टमाटर का खुदरा दाम 60 से 80 रुपए प्रति किलो की ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि बढ़ते भाव का फायदा किसानों को कभी नहीं मिल पाता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामला, एनसीबी ने मुंबई और गोवा में की छापेमारी, 6 और लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े नशीले पदार्थों के मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को मुंबई और गोवा में कई स्थानों पर छापेमारी की और 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मध्य मुंबई और पश्चिमी उपनगरों में कुछ स्थानों पर छापेमारी की गई। करमजीत सिंह आनंद 23 नाम का एक व्यक्ति को ड्रग मामले की जांच के सिलसिले में पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि आनंद के पास से गांजा, चरस आदि प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ग्राहकों को लगा झटका, एफडी पर घटा दिया गया है ब्याज, चेक करें नए रेट्स। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक बार फिर से तगड़ा झटका देते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ब्याज दरें कम कर दी है। एसबीआई ने 2 करोड़ रुपए से कम की रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर ब्याज 1 से 2 साल की अवधि पर 0.20% तक घटा दी है। यानी कि अब एसबीआई की एफडी पर मिलने वाला फायदा कम हो गया है। नई ब्याज दरें 10 सितंबर 2020 से लागू हो गई हैं। इससे पहले एसबीआई ने 27
22 मई को फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें घटाई थी। देश में पारंपरिक सुरक्षित और निश्चित ब्याज इनकम के लिए बड़े पैमाने पर साउदी जमा यानी कि एफडी में निवेश किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 8वीं क्लास के छात्रों को 3,500 रुपए में लैपटॉप देगी सरकार, जानिए सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए छात्रों को 3,500 रुपए में लैपटॉप प्रदान कर रहा है। इस वायरल खबर के मुताबिक एमसीए इस महामारी में ऑनलाइन एजुकेशन उद्देश्य के तहत 8वीं से PUC 1 के छात्रों को 3,500 रुपए में लैपटॉप प्रदान करेगा। इस फर्जी दावे की जांच जब PIB ने की तो इसका सच सामने आया। प्रेस सूचना ब्यूरो ने बताया कि यह दावा झूठा है। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने इस विज्ञापन को फर्जी बताया है। PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि MCA इस महामारी में ऑनलाइन एजुकेशन उद्देश्य के लिए लैपटॉप प्रदान नहीं कर रहा है। ऐसे में यह साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह खबर गलत है। दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है, किसी भी इस तरह की खबरों के जरिए आप भ्रमित ना हो, क्योंकि ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो कि आपका गलत फायदा उठा लेते हैं। वह आपसे कहीं दूसरी जगह पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जिससे आपकी प्राइवेसी को काफी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे फर्जी विज्ञापनों से हमेशा बचकर रहें। साथ ही अगर आप कोई भी ऐसा भ्रमित विज्ञापन देखते हैं तो उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे तो जल्दी से उस राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।